हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो हमने टाइम क्वांटा ले लिया है 2 मिलीसेकंड का। तो 2 मिलीसेकंड यहाँ टाइम क्वांटा है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने चार्ट बना दिया है। तो आपको जैसे दिख रहा होगा, अलग अलग टाइम पे 4 प्रोसेस आ रही हैं। प्रोसेस कौन कौन सी हैं? P1, P2, P3, P4। इनके अराइवल टाइम यहाँ लिखे हुए हैं, बस टाइम जितना समय ले रही है वो यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम जो नया करते हैं वो ये करते हैं कि गैंट चार्ट के अलावा हम एक क्यू भी बनाते हैं, जिसमें हम जो प्रोसेस आती जाती है उसको रखते जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे हमें कौन सी प्रोसेस शेड्यूल करनी है वो हम क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अनुसार जो प्रोसेस हमारी आगे रहती है उसको हम ले लेते हैं। तो अभी जैसे कि जीरो अराइवल टाइम पे कौन सी प्रोसेस आएगी, तो जीरो अराइवल टाइम पे दोस्तों आएगी P1। तो इसलिए अब हम गैंट चार्ट बनाना शुरू करते हैं। और गैंट चार्ट बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ। हो सकता है कि ये बड़ा भी बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया P1, बट इसका टाइम क्वांटा कितना है? 2। तो यहाँ ये 2 तक चलेगी, तो 0 से 2 तक P1 चल गई। अब 0 से 2 तक P1 चल गई, लेकिन अभी अभी देखिए 2 सेकंड पे जब P1 का एग्जीक्यूट खत्म हो रहा होगा, उसी समय एक मेरी नई प्रोसेस दो अराइवल टाइम पे कौन सी आ जाएगी? P2। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा P2 को। अब P2 को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि ये रेडी क्यू है। ये कौन सा क्यू है? एक्चुअली ये रेडी क्यू है। और इसमें ये होता है कि अराइवल टाइम पे प्रोसेस आती जाती है। तो जैसे ही 2 सेकंड हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेस अराइव हो जाएगी, और 2 सेकंड के लास्ट में ये प्रोसेस यहाँ से चली जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब P2 यहाँ से चली जाएगी तो P2 के यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे। तो यानी कि 0 से 2 मिलीसेकंड तक ये एग्जीक्यूट होनी थी, ये हो गई। अब इसको हम पीछे कर देंगे। और अब कौन सी प्रोसेस हमारी क्योंकि अब अराइवल टाइम 3 पे बाकी प्रोसेस आ रही हैं। अभी 3 अराइवल टाइम तो हुआ नहीं है, अभी अराइवल टाइम तो कितना है? 2 ही है। तो अब हम ये देखेंगे 2 अराइवल टाइम पे हमारी रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस सबसे आगे है। तो सबसे आगे है P2। P2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब P2 दोस्तों यहाँ पे कितने तक चलेगी? तो टाइम क्वांटा 2 है, तो ये 4 तक चलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही चल रही होगी, जब 3 मिलीसेकंड हुआ होगा, तो उसी समय हमारी P3 और P4 प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। अब 4 मिलीसेकंड पे P2 चल चुकी होगी, तो P2 को हम यहाँ से हटाएंगे और P2 को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब रेडी क्यू में हमारी कौन सी प्रोसेस आ गई है? तो P1 आ गई है। तो सब हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ लिख देंगे। कब तक चलेगी? 6 मिली से। अब P1 जैसे ही चल गई, अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और P1 को यहाँ लगा देंगे। अब दोस्तों आपको ये चीज ध्यान वाली है कि ये एक बार चल गई है 2 मिली, तो अब इसमें कितना इसका बस टाइम बचा होगा? अब 1 मिली। इसीलिए मैंने ये वाली टेबल बनाई है। तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड यहाँ पे आपका बचा होगा, ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड अभी P2 को और चलना है। अच्छा, P1 कितना चल चुका है? तो P1 2 बार चल चुका है, तो अब ये 20 मिलीसेकेंड इसका बचा होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस मेरी सबसे आगे है। तो मेरी सबसे आगे प्रोसेस कौन सी है? तो सबसे आगे प्रोसेस है मेरी P3। तो हम P3 को चला देंगे। अब P3 कितना ले रही है? 3, तो ये 8 तक चलेगी 2 मिलीसेकंड तक। अब P3 कितना बचेगी? 1। अब P3 जब चल गई तो इसको हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कौन सी प्रोसेस आई। तो अब प्रोसेस बची कौन सी है रेडी क्यू में? सबसे पहले नंबर पे P4। तो हम P4 को चलाएंगे, ठीक है, 10 तक। और यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बस टाइम बचेगा, क्योंकि दो को टाइम क्वांटा ये चल चुकी, तो 5 - 2 तो 3 बचेगा यहाँ पे। अब P4 को भी हम ऐसे ही पीछे लगा देंगे। अब हम चलाएंगे P2। सबसे आगे मेरी कौन सी है? P2। लेकिन P2 कितना बची है? 1। तो ये 1 तक ही चलेगी, तो 11 तक चलेगी। अब P2 खत्म, अब इसको पीछे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खत्म हो गई। अब कौन सी बची? P1। तो P1 मेरी चलेगी 13 तक। अब P1 कितनी बची? तो 18 बची है। अब दोस्तों P1 हम पीछे लगा देंगे, इसको यहाँ से हटा के। अब कौन सी प्रोसेस बची? P3। तो P3 को यहाँ लिख देंगे। अब P3 जो है, P3 कितना चलेगी? तो P3 बची कितनी है? 1। तो P3 14 तक चलेगी। अब P3 खत्म, पीछे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खत्म हो गई। अब कौन सी आई? P4। P4 दोस्तों कितना चलेगी? तो P4 दोस्तों 3 बची है, तो दो टाइम क्वांटा हमारा 2 ही है, तो 16 तक ही चल पाएगी। तो अब ये कितना बची? 1। और P4 को हम पीछे लगा देंगे। अब कौन सी बची दोस्तों? P1। P1 चलेगी 18 तक। फिर P1 को हम पीछे लगा देंगे। अब कौन सी बची? P4 सबसे आगे है, P4 को हम लिखेंगे। कितने तक चलेगी? तो ये 20 तक चलेगी।
अब P4 को हम काट देंगे, 20 तक नहीं है 19 तक ही चलेगी क्योंकि एक ही बची है। यहाँ पे आप देखिए, तो अब P4 को हम काट देंगे क्योंकि अब P4 बची नहीं। अब बची कौन सी, P1। P1 कितना बची है, तो दोस्तों P1 कितना चल चुकी है आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार चल चुकी है। तो 24 में से अगर आप 24 - 4 × 2 यानी टाइम क्वांटा जो उसका है, तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 बची होगी है, तो 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया गैंट चार्ट। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, एक प्रोसेस लेते हैं किसी अराइवल टाइम पे, और सब्सिक्वेंटली अराइवल टाइम पे जितनी प्रोसेस आती जाती है उसको रेडी क्यू में डालते जाते हैं उसी अराइवल टाइम के अनुसार। अगर जैसे यहाँ पे आपने देखा दो प्रोसेस एक ही समय आई, तो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिया, पहले P3 लिखा फिर P4 लिखा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दो प्रोसेस एक समय आती है तो पर्टिकुलर ये शेड्यूलिंग फॉलो करनी है, तो आप वो फॉलो करेंगे। नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मैंने P3 और P4 को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे 3 अराइवल टाइम पे रख दिया था। उसके बाद जैसे ही एक प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करो उसको पीछे लगाते जाओ, और जो पहले नंबर पे क्यू है, क्योंकि ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो फर्स्ट नंबर पे प्रोसेस है उसको आप एग्जीक्यूशन फेज में ले आओ। ठीक है, सीपीयू इन सब प्रोसेस को हैंडल करेगा, यानी उसको रनिंग फेज में ले आओ। जैसे ही वो रन हो जाए उसको फिर से पीछे लगा दो क्यू में और बाकी प्रोसेस को मौका दो। तो ये इस तरह की शेड्यूलिंग को हम बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। और जैसा कि इसमें आप देख रहे हो हर 2 सेकंड के बाद एक नई प्रोसेस को मौका मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई भी स्टारवेशन नहीं होता है। तो ये स्टारवेशन फ्री एल्गोरिथम है। तो नो स्टारवेशन इन दिस एल्गोरिथम। तो ये स्टारवेशन फ्री एल्गोरिथम है। ठीक है, साथ ही इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है, टाइम क्वांटा में होता है, जो कि मैंने 2 मिली सेकेंड दिया है और यहाँ पे सब कुछ मिली सेकेंड में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी मिली सेकेंड में है, ये भी मिली सेकेंड में है। अब बात रहती है कि अब इस प्रोसेस का कितना कंप्लीशन टाइम है, कितना अराइवल टाइम है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे आप चीज़ों का रिस्पॉन्स टाइम निकालोगे, कैसे आप वेटिंग टाइम निकालोगे, कैसे आप टर्न अराउंड टाइम निकालोगे। ठीक है, या कैसे आप सीपीयू यूटिलाइजेशन निकालोगे। आप जैसे यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, तो 100% हो रहा है, क्योंकि 0 से लेके 35 तक सीपीयू कहीं भी आइडल नहीं है, हर जगह इसको कोई ना कोई प्रोसेस मिली है। तो इसलिए सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% है यहाँ पे। अगर सपोज करते कि बीच में कोई एक फेज ऐसा होता जैसे ये फेज था, ये अगर खाली रह जाता 6 से 8 तक, तो सीपीयू 35 तक में कितना यूटिलाइज होता, तो 35 तक प्रोसेस ना एग्जीक्यूट करता, 2 मिली सेकंड खाली रहता, तो वो 33 मिली सेकंड ही एग्जीक्यूट करता, और टोटल कितने मिली सेकंड थे, 35। तो वो इतना हो जाता उसका यूटिलाइजेशन। और बचे जो बचा टाइम होता यानी 2/35 वो हो जाता उसका आइडल टाइम। ये हम आगे देखेंगे, जब हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू देखेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इस 3-4 चीज़ें जो पूछी जाती हैं, एवरेज रिस्पॉन्स, एवरेज वेटिंग, एवरेज, वो पिछले वीडियो की तरह आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जो मेन होता है वो होता है रेडी क्यू और आपका गैंट चार्ट। तो ये मैंने बना दिया था, आपका गैंट चार्ट हमने बना दिया है, और इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, और उसके बाद हम देखेंगे हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट शेड्यूलिंग। उसके बाद ये शेड्यूलिंग का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।